Okay, good morning everyone. I hope you must have completed your work, that is drawing family pedigree. और जिसने अभी तक नहीं भेजा है, जो कुछ बच्चे रह गए हैं, तो प्लीज़ send it so that I can get an idea that whether you have understood the concept of how to study the pedigree. अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपको स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. ठीक है. So after knowing about what is pedigree, जो हम क्लास 1 पहले कल कर चुके, what is a pedigree, its definition, why we draw a pedigree, what information we can get through a pedigree, or what are the different possible patterns of a pedigree. ठीक है. And लास्ट में हाउ टू ड्रॉ द फैमिली पेडिग्री, जो एक बार मैं फिर से किसी का क्वेरी था टू टेल आई ड्रॉ इट फॉर माई सेल्फ, एक आइडिया आई गिव यू. तो उसके बाद हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द पेडिग्री. अभी हमने किया उसको कैसे पढ़ना है, कैसे ड्रॉ करना है, किस सिंबल का मतलब क्या है. अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप सिंबल्स ऑब्वियसली आपको लर्न होंगे, तभी आप ड्रॉ कर पाओगे. एंड पार्ट 2 इज़ सॉल्विंग द पेडिग्री, कि ऑलरेडी ये एक पेडिग्री चार्ट आपके सामने है, आपने उसको स्टडी करना है, फाइंड आउट करना है कि इस पेडिग्री में जो भी पर्टिकुलर ट्रेट या डिजीज़ का पैटर्न हम स्टडी कर रहे हैं वो किस टाइप का है. ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या वाई लिंक्ड है. ठीक है. तो इसके लिए वी विल फॉलो अ 3 स्टेप प्रोसेस. Here step 1 is, जो मेरा सजेशन है, ड्रॉ द पेडिग्री दैट इज़ इन योर क्वेश्चन पेपर ऑन योर शीट फर्स्ट. उसको रफली फटाफट ड्रॉ करके पुट द जनरेशन नंबर 1 2 3 जो हम पुट करते हैं वर्टिकली, एंड देन गिव द इंडिविजुअल नंबर इन ईच जनरेशन हॉरिजॉन्टली. So I'll do it for myself, and those who are still not so free to draw it, you can see how to draw, और क्विकली मेरे को इसका रिस्पॉन्स भेज देना अपना पर्सनली ड्रॉ करके अपना. सो दिस इज़ मी. जस्ट वेट. ओके. So this circle is actually symbolizes me. Okay, this is the marriage line. So my husband, we have 2 kids. First one is a boy and second is a girl. ठीक है. Then this is myself. I have 2 siblings. ठीक है. 2 brothers. I'm the youngest one in the family. पेडिग्री में ये भी होता है कि जो एल्डर होते हैं वो इधर ड्रॉ होते हैं, यंग इधर ड्रॉ होते हैं, बट इस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं फ़िलहाल. आप आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ करो, बट जनरेशन नंबर शुड बी सेम. नाउ their better halves and their kids. ठीक है. Then my mother and father. हो गया. ठीक है. तो इसी तरीके से, बिकॉज दिस पेडिग्री इज़ माई फैमिली पेडिग्री, सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू द फैमिली ट्री ऑफ माई हस्बैंड साइड. देन माई मदर, उनके कितने सिबलिंग्स हैं. ठीक. फिर उनके मदर फादर, माई फादर, उनके कितने सिबलिंग्स हैं. फिर उनके मदर एंड फादर.
ठीक है, इस तरीके से समहाउ वी कैन गेट अ फैमिली ट्री फ्रॉम द बेस टू द अपर साइड। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, ये तो हो गया स्टेप 1, दैट इज़ स्टेप 1 का फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ द पेडिग्री। सेकंड इज़ पुट जनरेशन नंबर। अब देखो इसमें एक जनरेशन ये है, दूसरी ये तीसरी और ये चौथी। सो उसी तरीके से यू हैव टू पुट जनरेशन नंबर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू पुट द जनरेशन नंबर। आपके सामने एक पेडिग्री का क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। एंड प्लीज़ नोट इट, ये नीट में या एम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो उसके बाद ड्रॉ करने के बाद आप जनरेशन नंबर दे रहे हो एंड देन गिव द इंडिविजुअल नंबर टू ईच पर्सन। सो आप इस तरफ से शुरू करोगे 1 2, सो दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 and 4. So this is how you are going to draw a pedigree. ठीक है, जनरेशन नंबर दे दिया, इंडिविजुअल नंबर दे दिया। नाउ स्टेप 2। ठीक, अब इस पार्ट में मैंने ड्रॉ करना आपको बता दिया है। ठीक है, अब स्टेप 2 इज़ स्टार्ट रीडिंग द पेडिग्री। रीडिंग द पेडिग्री का मतलब, अभी तक तो हमने कुछ पे लिखा ही है ना, 1 2 जनरेशन्स बनाई, नंबर दिया। अब आप उसकी रीडिंग करोगे। रीडिंग मीन्स टू डिटर्मिन वेदर द trait or disease which we are studying, it is a dominant or recessive. ठीक है, आप किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स 3 फॉलो कर रहे हो। तो इसमें जो सेकंड स्टेप है उसमें आप क्या बताओगे कि जो भी पेडिग्री क्वेश्चन है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। और सेकंड पार्ट में यू विल टेल और फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ एक्स लिंक्ड और इट इज़ अ ऑटोसोमल पेडिग्री। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अगर वो डोमिनेंट है तो उसको एक्सप्रेस करना है ना, फाइन। अगर कोई ऐसी पेडिग्री है या ऐसा ट्रेट है, सपोज कोई भी ट्रेट है एंड दैट ट्रेट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रेट कैन बी, चलो क्या लगाएं, कुछ भी लगा दो, कर्ली हेयर्स लगा दो। ठीक है, कर्ली हेयर इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर, वैसे बता दूँ मैं तो। ठीक है, सो इफ़ यहाँ हम जो भी ट्रेट की बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रेट हर एक जनरेशन में एटलीस्ट एक भी इंसान में एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है, और वो इंसान कौन सा होना चाहिए, डायरेक्ट फैमिली मेम्बर, सो दैट ट्रेट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। लाइक हेयर दिस फीमेल, शी पास्ड ऑन टू सन एंड डॉटर। ठीक है, सन एंड सन है, चलो सन, फ्रॉम द सन टू हिज डॉटर, फ्रॉम दिस फीमेल टू द नेक्स्ट फीमेल। तो मतलब यहाँ पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि वो हर जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो ट्रेट या वो डिजीज़ जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। नाउ रीड दिस, इफ़ द ट्रेट इज़ डोमिनेंट देन वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव द ट्रेट। मतलब डोमिनेंट ट्रेट विल नॉट शो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्किप, कि अगर सपोज़ इसको मैं शेड ना करूँ, ये एक नॉर्मल सर्कल है, तो उस केस में यहाँ इस जनरेशन में ट्रेट है, इस जनरेशन में भी ट्रेट है, लेकिन अगर यहाँ सर्कल नॉर्मल है तो इस थर्ड जनरेशन में तो कोई भी अफेक्टेड नहीं है, किसी में भी वो ट्रेट नहीं है, बट फोर्थ जनरेशन में फिर से शो हो रही है। तो मतलब एक जनरेशन बीच में से क्या हो गई, स्किप। तो अगर
ट्रेट हर जनरेशन में शो होती है तो दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट. इफ़ समहाउ देयर इज़ स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कि कोई एक जनरेशन बीच में स्किप हो रही है, देन दैट ट्रेट इज़ 100% रिसेसिव. इसको दूसरे वे में लिखा हुआ है दैट वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव ट्रेट, कि अगर ये अफेक्टेड है तो इस इंसान का अफेक्टेड होने का कारण आपको पेडिग्री में दिखेगा कि इसका कम से कम एक पेरेंट तो अफेक्टेड होना ही चाहिए. तो वो ये है, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड होना ही चाहिए, ये है. अगर इसको मैं ब्लैक कर दूँ, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए, है. इसका एक पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए, है. तो इनडायरेक्टली दोनों सुनने में या बोलने में ये दो लाइंस हैं दैट trait is being expressed in each of the generation, और affected person is having at least one parent affected. तो इसका मतलब क्या है, trait is dominant. और अगर कोई ऐसी पेडिग्री हो कि सपोज कुछ बना देते हैं, ये अफेक्टेड है, ठीक है, इसके बाद ये अफेक्टेड है, ये नहीं है बट ये अफेक्टेड है, तो ये बीच में से क्या हो गया, स्किप. तो अगर स्किपिंग प्रेजेंट है तो दैट विल बी अ रिसेसिव पेडिग्री. ठीक है, फाइन. सो इफ ट्रेट इज डोमिनेंट देन एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी affected, which in other words means there will not be any skipping of generation. But if trait is recessive, there can be a possibility that none of the parent is affected or having the trait, because they can be heterozygous. मतलब suppose this person is having small a, रिसेसिव की बात कर रहे हैं, इसका है कैपिटल ए स्मॉल ए. तो जब ये स्मॉल ए जुड़ेगा, पॉसिबिलिटी है ना, कैपिटल का स्मॉल के साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी और स्मॉल की स्मॉल में जुड़ने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है, पनट स्क्वायर में मैंने बताया. तो अगर इस मदर की बेटी भी अफेक्टेड है तो इस मदर तो अफेक्टेड है ही, अगर बेटी भी अफेक्टेड है इसका मतलब फादर होमोजाइगस नहीं है, फादर क्या है, हेट्रोजाइगस. तो ये ऐसी है, बट वो आगे पास ऑन नहीं कर रहा, ठीक है, आगे पास ऑन नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसी बन गई. ये दोनों कैपिटल ए हो गए, ये दोनों स्मॉल, जब कैपिटल स्मॉल जुड़े तो एक हेट्रोजाइगस आ गया जिसकी वजह से स्किपिंग हो गई. बट बाय चांस इसकी मैरिज भी एक हेट्रोजाइगस से हो गई, फिर स्मॉल ए आने के चांसेस बढ़ गए. सो दिस इज़ हाउ यू आर प्रिडिक्टिंग द पेडिग्रीज. ठीक है, और हमें प्रिडिक्शन ऐसा देना होता है जिससे कि वो बेस्ट सूटेड हो पेडिग्री के लिए. सो सिंपल सी बात, ओवरऑल अगर इसको वाइंड अप करेंगे कि अगर आपको पेडिग्री में स्किपिंग नज़र आती है तो आपका आंसर होगा इट इज़ अ रिसेसिव पेडिग्री. अगर वो हर जनरेशन में आपको एक पर्टिकुलर, हर जनरेशन में कम से कम एक इंडिविजुअल अफेक्टेड नज़र आता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने मर्जी हों, लेकिन कम से कम एक, कि जितने भी अफेक्टेड शो हुए हैं उनका कम से कम एक पेरेंट अफेक्टेड ज़रूर हो, तब वो डोमिनेंट है. अगर कहीं में भी बीच में स्किपिंग हो रही है तो दैट इज़ अ रिसेसिव. सो दिस इज़ पार्ट 1 सॉल्विंग, एंड देन पार्ट 2. नाउ टू डिटर्मिन वेदर इट इज़ ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड. वाई लिंक्ड इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, उसको सेपरेटली बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, मेल्स विल बी मोर कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल्स. ये पॉइंट अभी अभी क्लियर किया. अब क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उसमें भी डिफेक्ट है, उसमें भी जो जीन है वो रिसेसिव कंडीशन में है, तो वो तो एक्सप्रेस हो ही जाना है. जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस लगा लो, एक्स सी एंड वाई, दिस वन जो पहले भी किया था हमने, एक्स सी एंड वाई, सी छोटा है ये. अब इस एक्स क्रोमोसोम पे वो जो जीन है जिसने कि कलर बनाना था वो रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है वो रिसेसिव.
होमोजाइगस कंडीशन में भी नहीं है, फिर भी एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि वो मेल में प्रेजेंट है, क्योंकि वाई इसको कंपनसेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही चीज़ एक फ़ीमेल में होती तो वो तो बड़े आराम से कंपनसेट हो जाती, ठीक है ना। इसीलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर कोई पेडिग्री है तो वहाँ मेल्स का अफेक्टेड होना, उस पर्टिकुलर पेडिग्री में आपको मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड दिखेंगे रादर देन फीमेल। अब इसको कंपेयर करो ऑटोजोमल से। ऑटोजोम नंबर 1 to 22 दे आर इक्वल बोथ इन मेल एंड फीमेल। तो ऐसी पेडिग्रीज में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड दे विल बी समवॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि एक मदर ने जो ऑटोजोम अपनी डॉटर को देने हैं वैसे ही वो सन को देगी। सिमिलरली एक फादर ने जो ऑटोजोम अपने सन को देने हैं वैसे ही वो अपनी डॉटर को भी देगा। सो ऑटोजोमल पेडिग्रीज में मेल फीमेल का जो अफेक्टेड शेडेड पोर्शन होगा, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दे विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। 2-3 का या 1-2 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन अगर वो एक्स लिंक्ड है और स्पेशली रिसेसिव है तो उसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड शो दिखेंगे, फीमेल एक आधी दिखेगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में फीमेल मोस्टली दे आर कैरियर्स। फाइन, चलो लेट्स डू एग्जाम्पल। अब ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट की एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले ही लिख रखा है। Pedigree is showing the inheritance of freckles across 3 generations. The diagram shows the inheritance of the freckles and the family. So the allele for freckles F is dominant to the allele small f. So at the top of the pedigree, if you can see, ये है grandmother. यहाँ तो उन्होंने आंसर लिख ही दी है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, बट ये आंसर आपको निकालना है। हमें सिर्फ ये आएगा, बताओ ये कौन सी पेडिग्री है। तो वही स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले ड्रॉ किया, उसकी जनरेशन दी, नंबर लिखे। अब देखा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। हर जनरेशन में आपको शेडिंग नज़र आ रही है ना। अफेक्टेड इंसान का कम से कम एक पेरेंट अफेक्टेड शो हो रहा है, तो दिस मीन्स दिस पेडिग्री इज़ डोमिनेंट। आधा आंसर आ गया, आधे मार्क्स यही मिल जाएंगे। सेकेंड पोर्शन, अब ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, ठीक है। अब अगर ये डोमिनेंट है, फाइन, तो दिस मीन्स कि ये जो फीमेल है इसने अगर पास ऑन किया है टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो सेकेंड पर्सन है जनरेशन 1 का, this grandmother, if she has